नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी खास करके इस बात को, इस स्ट्रैटेजी को लेकर चल रही थी कि बीजेपी के कैंपेन में कहीं भी इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जो ममता बनर्जी के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक किया जाए या उनके लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जो 2021 में प्रधानमंत्री ने ओए दीदी के नाम से ममता को संबोधित किया था। लेकिन चुनाव के पहले, यानी कि फर्स्ट फेज के पहले जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री की एक रैली में दिए गए भाषण से विवाद खड़ा हुआ है कि जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को ए दीदी आंख और कान खोलकर सुन लो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर टीएमसी एक तरह से इस पूरी लड़ाई को फिर से केंद्र बनाम राज्य सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई में तब्दील करने में जुट गई है। क्योंकि टीएमसी को लगता है कि ये एक ऐसा विकर जोन है जहां पर अगर बीजेपी फंसती है तो जो बंगाल की आइडेंटिटी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ममता के पक्ष में जाएगा। इसके समानांतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा या फिर उन्होंने कहा कि वो टेरराइज करते हैं, उसको बीजेपी एक तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ब्रांड इक्विटी है उसको भी कहीं ना कहीं भुनाना जरूरी है, शायद उससे लास्ट पुश में कुछ वोटों में इजाफा हो जाए। लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल को एक तरह से छावनी बनाने की कोशिश हुई है, जिस तरह से सेंट्रल डिप्लॉयमेंट है, 2 लाख से ज्यादा फोर्सेस की आगोश में पश्चिम बंगाल का जो फर्स्ट पेज है, यानी कि कल उसमें मतदान होगा, और जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग ने एक के बाद एक नए इनोवेटिव कदम उठाए हैं, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है, जिसमें कि मोटरसाइकिल पे चढ़ना बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लग गया है। 6 बजे से शाम से लेकर 6 बजे सुबह तक, 48 घंटा पहले पोलिंग के पहले ड्राई डे का एक्सटेंशन हो गया है। अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर हर एक चुनाव में होते हैं, लेकिन उसमें टीएमसी के कुछ एमएलए के भी नाम आए हैं, जिसको लेकर टीएमसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है वो तो निश्चित रूप से अलग तरीके से पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें कि 27 लाख लोग अधर में लटक गए, जिसमें से सिर्फ 136 लोगों के नाम को सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला गया है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा में एक तरह से हम इन बातों का उल्लेख करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट पेज का चुनाव है, 152 सीटों का जो चुनाव है, उसमें किस तरह से पश्चिम बंगाल में अरे दीदी और किस तरह से आंख और कान खोलकर सुन लो, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी प्ले कर रहा है, किस तरह से इस चुनाव में क्या जो कल्चरल नेशनलिज्म, जो बंगाल की आइडेंटिटी का मुद्दा है, वो क्या प्ले हो रहा है। इन सब मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रतीक चट्टोपाध्याय जो प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं कल्याण यूनिवर्सिटी में, शिखा मुखर्जी जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ रही हैं, और आशीष मिस्त्री जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं शिखा जी आपसे। आपको शिखा जी क्या लग रहा है कि क्या ये 2021 की जो बीजेपी की गलती थी, ओ दीदी वहां से अरे दीदी पे आ गए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अभिषेक बनर्जी और तमाम जो टीएमसी का कैडर है इस मुद्दे को जिस तरह से उछाल रहा है, और टीएमसी के जो सांसद कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी एक हफ्ता पहले विमेन रिजर्वेशन बिल लाती है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, और एक जो महिला मुख्यमंत्री है उनको जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता नहीं सहेगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई है क्या फिर से? देखिए, जिस तरह से 2026 की इलेक्शन में बीजेपी बहुत सोच समझकर ममता पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, यानी कि दीदी का नाम तक भी मोदी जी नहीं लेते थे। अब यहाँ अब आखिरी दौर पे आके ये ए दीदी, अरे दीदी नहीं, ए दीदी, ए दीदी ऐसा कहना और कान खुल के सुन लो। ये कबीर अकबर का क्या कबीर अकबर का जुल्म नहीं चलेगा, यहाँ बाबरी मस्जिद हम नहीं होने देंगे, सब चीज को मिला के एक अजीब सा माहौल उन्होंने ही तैयार किया है। क्योंकि कोई भी महिला को अगर आप कहें कि ए दीदी, तो इसका गलत वो गलत होता है, इसे हम मान नहीं सकते। आप अगर मुझे शिखा मुखर्जी नहीं बोलते और मुझे कहते ए शिखा, तो कैसे लगता मुझे?
यही तो सवाल है, बहुत ही सिंपल है कि आप एक महिला को अपमान इस तरह से नहीं कर सकते, और ये अपमान है। और ये सिर्फ अभिषेक बैनर्जी नहीं कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि ये दीदी का मतलब क्या हुआ। कान खोल के सुन लो, वो मुख्यमंत्री है। आप गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो मुख्यमंत्री है। इनको कान खोल के आंख आंख फाड़ के देख लो, ऐसा बोलना कोई मतलब ही नहीं होता है। एक दूसरा है कि ये जो टेररिस्ट का जो इल्जाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के इस बार एक कोशिश है कि इस बार वो कुछ सीटों पे अगर जीत सकती है, तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी जी को एज दी कॉम्पिटिटर के हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बात कहा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को टेररिस्ट कहा है, तो मोदी जी और जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, सांसद के अंदर वो खुले आम लोगों को गाली गलौज करते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं, आप टेररिस्ट को मदद करते हैं, आप यानी कि क्या कांग्रेस नहीं ये मुस्लिम लीग का एक प्रॉक्सी पार्टी है, इस तरह की बयाने भाजपा से हमने सुना है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत ही इंटेंस और महत्वपूर्ण बन चुका है सब पार्टियों के लिए, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम तृणमूल, और ये सब मिला के जो एक नेशनल फोकस में पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो एक अलग सा महत्व रखता है। यही मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। जहां बहुत बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे मुद्दे उसी के अंदर वो एक तरह का एक युद्ध हो रहा है। बिल्कुल। आशीष, आपसे समझेंगे कि देखिए पश्चिम बंगाल की जो पूरी कहानी है, अगर अर्थमेटिक की हम बात करें, तो जो पहला फेज है जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि 152 सीटें हैं, उस इलाकों में ठीक है, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी अगर अपनी पोजीशन को रिटेन करती है या उनकी बढ़त है उस इलाके में, लेकिन जो असली किस्सा है वो प्रेसिडेंसी इलाकों में छुपा हुआ है। क्योंकि अगर बीजेपी के ग्राफ को देखें, जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स लगातार अमित शाह जो इस बात को कह रहे हैं, घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हिंदू 70% वोटर है, बीजेपी 40% से सत्ता में नहीं आ सकती। ममता बनर्जी और बीजेपी के वोटों का जो गैप है वो 8% का है। वैसी स्थिति में पिछली बार तकरीबन 52% हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिला था। बीजेपी जब तक 52 से 60 पर नहीं जाती, 8% का गेन हिंदू वोटर में कंसोलिडेशन जब तक नहीं होता, तब तक बीजेपी की गाड़ी सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचती। और ये तभी होगा जब प्रेसिडेंसी इलाकों में जो भद्र लोग हैं उसके वोटों में सेंध नहीं लगाती। आपको लगता है कि इस बार जो भद्र लोग में भी टेंट लगने वाला है, क्योंकि आरजी का इशू या इस तरह के वुमेन सेफ्टी का इशू या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब मुद्दों से अलग अलग जो सेक्शन के लोग हैं भद्र लोग में, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें फटीग आया है ममता को लेकर। आपको लगता है ये क्रैक दिख रहा है? देखिए, पहली बार तो ये है जो मुद्दा आज का हमारा है, इसमें ये अगर इस दो दक्षिणपंथी दल आपस में टकरा रहे हैं इलेक्शन में, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये सब होगा। जो पॉपुलर रेटोरिक जिसको हम बोलते हैं वो तो चलता रहेगा। जैसे आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हो कि इस तरह का वो दीदी इस तरह से एड्रेस करते हैं, तो ये साधारण नागरिक के तौर पे ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये बात सही है। लेकिन पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिणपंथी जितने भी दल है, ये उनका असली चक्कर तो यही पॉपुलिस्ट रेटोरिक है। अगर ममता बनर्जी को भी देखा जाए तो जब वो अपने रैली में एड्रेस करते हैं, जिस लैंग्वेज से वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्या वो भद्रलोक श्रेणी की भाषा है? बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में क्या था कि 2 क्लास था, हमारे क्लास में पॉपुलेशन बढ़ गया था, डेमोग्राफी। एक भद्र लोग जिसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं,
बंगाल में ज्यादातर हम दलित के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे दलित कॉन्शियसनेस उस तरह से नहीं था। वो जो था उसको कहा जाता था छोटो लोग, बंगाल में बांग्ला भाषा में, जो कि क्वाइट सिमिलर टू दी दलित। तो ये जो छोटो लोग जो है, वो जो लैंग्वेज हम कभी भी घर पे जिस तरह से ममता बनर्जी एड्रेस करते हैं ना कभी कभी, तो हमारे घर पे साधारण भद्रलोक परिवारों में उसको छोटो लोग की भाषा ऐसे बंगाली में बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? शी इज कॉन्शियस इनफ, वो कॉन्शियसली ये कर रही है, क्योंकि इसमें एक पॉपुलिस्ट रिटोरिक है जो कि उनको डिविडेंड देने वाला है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो प्रूव हो चुका है। सिमिलरली अब अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जिस पॉपुलिस्ट रिटोरिक को लेके आगे जा रहे हैं इलेक्शन में, जो कि जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा, दक्षिणपंथी दल है, इनके पास मुद्दा तो होगा नहीं, तो उनको भी लगता है कि ये हमें डिविडेंड दे सकता है, दे चुका है। तो नहीं, लेकिन उसमें काउंटर पॉइंट ये है आशीष की ठीक है, उनके कैडर को ये बातें अपील करती है, उनका कैडर जो है उससे उत्साहित होता है, बीजेपी का जो कैडर है। लेकिन बीजेपी की पश्चिम बंगाल में प्रॉब्लम क्या है? ओबीसी जो वोटर है वो ऑलरेडी बीजेपी के पास पिछले 3 इलेक्शन में ओबीसी का सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी को, एससी और एसटी का भी सपोर्ट मिल रहा है। जो बीजेपी का प्रॉब्लम है वहां पे जो अपर कास्ट का जो 15 से 20% का वोटर है, वहां पर क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों से दीदी ओ दीदी या फिर ए दीदी इनसे डेंट कर पाने की स्थिति में है? इनसे भी ज्यादा जरूरी जो चीज है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि पहली जो फेज की इलेक्शन है, यहाँ पे देखा जाएगा वायलेंस कितना होता है। वेस्ट बंगाल में हुआ क्या है अभी तक, अब सारे इलेक्शन उठा करके देख लीजिए, उसमें एक चीज तो जाहिर सी बात है, एक चीज हर वो ट्रेंड चला आ रहा था पहले से ही, कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वायलेंस उसके फेवर में, एटलीस्ट 1970s के बाद तो वही हुआ है, सिद्धार्थ शंकर रॉय के बाद से, कि रूलिंग पार्टी के फेवर में अगर वायलेंस नहीं होता है तो बदलाव के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे 2011 उठा करके देख लीजिए, उस बार वायलेंस नहीं हुआ था, बहुत कम, मतलब रिपोर्टेड नहीं हुई थी इस तरह का। तो क्या हुआ, उसमें एक चेंज आया, 34 साल के बाद एक चेंज आया। तो वायलेंस की जो मेजरमेंट है बहुत मायने रखती है। और क्यों ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि जैसे हम बोल रहे हैं भद्रलोक श्रेणी के लोगों की वो वोट कास्ट होगी तब ना वोट काउंट होगा। क्या होता है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, जमीन पे बोला जाता है पहले दिन आपका वोट हो जाएगा, आपको बूथ तक जाने की जरूरत है नहीं। तो डर जाएंगे कि कौन से लोग डरेंगे इसमें? भद्रलोक श्रेणी के लोग ही डरेंगे ना ज्यादातर। किसको लेना है ये? और ये डेटा भी ये सपोर्ट करती है। उसके लिए तो सरकार ने पूरी तरह से एक तरह से 2 लाख 2.5 लाख जो फोर्सेस तैनात की है, उसके बाद भी आपको लगता है कि उसके बाद भी इस बात की आशंका है कि वायलेंस हो? इसीलिए लास्ट टाइम आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने कहा था बंगाल मॉडल, यहाँ पे इलेक्टोरल वायलेंस का अलग ही कुछ अंदाज है। तो इस बार क्या हुआ है, हम कुछ नया देख रहे हैं। देखिए कितने लेयर में सिक्योरिटी देने की कोशिश हो रही है। तो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर अर्बन इलाकों में अगर वोट शेयर बढ़ता है, मतलब वोट कास्टिंग का रेट बढ़ जाता है लास्ट टाइम से के तुलना में, तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से कम होना चाहिए, क्योंकि इतना वोट लोग नहीं देते अर्बन में, फिर भी वोट हो जाता है। तो कारण हम सब लोगों को पता है, एक के बाद एक बूथ कैप्चर हो जाता है, यहाँ पे रिपोर्ट होता है लेकिन कुछ होता नहीं है बाद में। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वोट कास्टिंग कम होगी। अगर यहाँ पे वायलेंस कम होती है तो वोट कास्टिंग भी कम होगी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग सा चीज है, लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ आएगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस भी ज्यादा होता है और वोट देखिएगा 80% 82% तक का हो जाता है कहीं कहीं बूथों पे, केंद्रों पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। और मैं एक जस्ट इसमें संयोजन करना चाहता हूँ, वो है ओबीसी के, आपने उस मुद्दे की बात कही है, तो अर्बन में जो सपोर्ट है इस बार, वो तो डेफिनेटली एक चीज है, एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक जस्ट पॉइंट मैं इसमें जुड़ना चाहता हूं। देखिए एसआईआर को लेके तृणमूल इतना बड़ा हंगामा कर रही है, लेकिन बीजेपी क्यों चुप है? चुप इसीलिए है कि एक चीज है, मैंने कल भी बताया था कि ये जो जितने भी वोट नाम इरेज हुआ है ना, 127 लोगों का नाम जुड़ा है फिर से,
ये तो नहीं होगा, एक्सपेक्टेड था। क्यों? इसका कारण यह है कि हम इसको एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी से के नजर से देख रहे थे। ऐसा है नहीं। ग्राउंड की रियलिटी जो है मैं आपको बताता हूं, जो नाम लिस्ट से डीलिस्टेड हुए हैं ना, वो सारे तृणमूल के नाम है ज्यादातर। 85% to 90%, हम लोगों ने भी एक छोटा सा सर्वे किया था, तो वहां से डेटा बोल रहा है कि ऐसा हुआ है। लेकिन ये तृणमूल का भी नहीं कहना है, बीजेपी का भी नहीं। क्योंकि अगर तृणमूल ये बोल देता है तो इलेक्शन से पहले ही वो हार जाएगा, और बीजेपी अगर ये बोल देता है तो बीजेपी के अगेंस्ट में जितने भी इतने एलिगेशन हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेके वो वोट कर रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ से बंगाल को छीना जा रहा है तृणमूल से, वो प्रूव हो जाएगा। तो वो पूरा नैरेटिव उनके अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो आकलन था पश्चिम बंगाल को लेकर, उसमें कोई परिवर्तन आया है? आपको लगता है कि चीजें बदली है, या फिर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि जो नैरेटिव एक तरह से ममता बनर्जी या टीएमसी ये पिछले दिनों में कोशिश कर रही हैं कि ये पूरी तरह से राज्य और केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम दिल्ली बनाम कलकत्ता की लड़ाई है कि दिल्ली किस तरह से एक राज्य को डिसिमेट करना चाहता है, एक राज्य के मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री को अपमानित करना चाहता है, नॉर्थ इंडिया की पार्टी आकर किस तरह से यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर से लेकर ड्राई डे, मोटरसाइकिल पर बैन, उसके बाद वोटर डिलीशन, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये सब कहीं ना कहीं एक नैरेटिव का हिस्सा है आपको लगता है, और इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे आपको दिख रहा है, या फिर क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो पॉलिटिकल माहौल है वो अभी बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि कल जो मतदान होने जा रहा है 150 सीट्स में, तो उसमें नॉर्थ बंगाल और मालदा मुर्शिदाबाद जो है, उसमें नॉर्थ बंगाल में भारी संख्या में बीजेपी आगे जा रहा है, जो माहौल बना हुआ है। और मालदा और मुर्शिदाबाद में जहाँ पे पहले तृणमूल कांग्रेस का बहुत वोट आया था, उसमें भी इस बार कांग्रेस का बहुत बड़ा संख्या में वोट आएगा। तो इसलिए कल का जो मतदान है उसमें तृणमूल कांग्रेस इज ऑन द बैक फुट, और इलेक्शन कमीशन जो भी लागू किया है, जितने तरीके लागू किया है, हमारे सभी के लिए ये वेलकम कर रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमारा उम्मीद बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे पीसफुल इलेक्शन हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन ये जो है सभी का दायित्व है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं। इलेक्शन कमीशन फोर्स डिप्लॉय करेगा, इलेक्शन कमीशन नाकाबंदी करेगा, इलेक्शन कमीशन रूल्स जारी करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो भी है, तृणमूल का है, बीजेपी का है, अगर ये जो उनका सपोर्टर्स को शांत नहीं रखेंगे तो इलेक्शन के दिन वायलेंस का चांसेस है, कल भी है। तो ये एक माहौल इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, उसको सपोर्ट करना है सभी राजनीतिक दलों को, उसको लीडर के और उसका समर्थकों को। लेकिन यहाँ पे जो यह है कि हम लोगों जो देख रहा है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो शांतिपूर्ण इलेक्शन नहीं चाहता है, पीसफुल इलेक्शन नहीं चाहता है, उनको वायलेंस चाहिए। क्योंकि वायलेंस अगर होगा, कल का वायलेंस अगर होगा, तो उसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा दबाव आ जाएगा कि वो 1 महीने से केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे ले आया था, तो डिप्लॉय किया है, इतना नाकाबंदी, इतना चेकिंग, इतना कुछ, उसके बावजूद वायलेंस क्यों हुआ। और वायलेंस अगर होगा तो ये ऑप्टिक्स आएगा कि केंद्रीय वाहिनी का जवान जो है वो मार रहा है लोगों को, तो ये फिर भी एक बंगाली लोगों को केंद्रीय जो फोर्सेस है वो मार रहा है, ये ऑप्टिक्स तैयार करना है। तो ये एक है जिसके बारे में केंद्रीय जो बाहिनी है उनको भी सतर्क रहना है। तो इसीलिए मेरा जो है, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम अभी तक किया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या उनके सहायता करेगा? जितना एसआईआर का एक्सरसाइज हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन जो करने जाया है उससे पॉलिटिकल पार्टी यानी यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वो सहायता नहीं किया है। तो इसीलिए बहुत सारे वायलेंस देखने को मिला है। और मेरे ख्याल से कल भी जो इलेक्शन का दिन है, कल भी जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है वो वायलेंस के लिए एक माहौल
तैयार करेगा और केंद्रीय जो जवान है वो उनको पीटता है, ये ऑप्टिक्स उसको दिखाना है। तो और एक चीज जो आपने बोला है कि जो लैंग्वेज का इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है, उसमें मैं बता दूं कि अभी जो है दोनों ही पार्टी एक दूसरे के तरफ लगातार बहुत ही खराब तरीके से बात कर रहा है। तो ये इधर से भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के को लेके बात हो रहा है, इधर में भी चीफ मिनिस्टर को लेके बात हो रहा है। नहीं, पिछले लेकिन बार जो प्रदीप जी, हुआ है सवाल ये हम समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में पहुंचेगी कैसे? अगर नॉर्थ बंगाल की सीटों को हम जोड़ भी लें कि पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, उनका स्ट्राइक रेट 70% 80% होगा, तब भी बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंचती है। तो बीजेपी आपके हिसाब से सत्ता तक पहुंचने की कहानी क्या है? आपको क्या लग रहा है कि कैसे पहुंचेगी, किन इलाकों से पहुंचेगी, कहाँ पे उनका प्रदर्शन अच्छा होगा जिसकी वजह से बीजेपी 100-150 के आंकड़े को टच करेगी? बीजेपी को वो आंकड़े टच करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को कम सीट मिलना जरूरी है, और तृणमूल कांग्रेस का सीट संख्या कम होने के लिए इस बार जो है लेफ्ट और कांग्रेस दोनों अलग से खड़ा हुआ है। तो ये दोनों पार्टी जो फ्रिंज पार्टी है, जिसके कोई सत्ता में आने का कोई चांसेस नहीं है, तो ये लोग अगर तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है या सेकुलर माइंडेड वोट बैंक है, यहाँ पे ये जो साउथ बंगाल का है जो 29 को इलेक्शन में जाएगा, जो जितने सारे सीटें, तो उसमें टक्कर होने वाला है कि तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें जो है यहाँ पे सीपीएम लेफ्ट जो है, आईएसएफ जो है, ये कितना ले जाएगा, क्योंकि जितना लेकिन सारे जो पोलस्टर हैं प्रदीप जी, वो तो 3-4-5 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट जो भी हैं, ये वो भी खास करके मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में ये सीट का मायने नहीं है, ये वोट परसेंटेज का मायने है। कोई नहीं बोल रहा है कि लेफ्ट ज्यादा मिलेगा या कांग्रेस ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लास्ट बार 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज था जहां पे मार्जिन 10,000 से लेके 1,000 का था। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें इस बार एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट आया है, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें से अगर घटता है, वोट घट जाता है, और वो वोट अगर इधर लेफ्ट और कांग्रेस को कुछ कुछ मिल जाता है, तो प्रॉब्लम में तृणमूल कांग्रेस आएगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक 2019 से लेके वो वोट बैंक अभी तक घटा नहीं। जैसे आपने बोल रहा था 6-7% का अंतर में ही रह रहा है, तो इवन 2024 इलेक्शन में ज्यादा वोट परसेंटेज का अंतर नहीं था। तो इसलिए एक देखने का चीज है कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो एक जगह में है, लेकिन तृणमूल का वोट शेयर अगर कमता है और कम कम होने का उम्मीद भी है, तो इसीलिए अगर सीपीएम का वोट जो है वो सीपीएम का वोट वापस सीपीएम के पास आता है, तृणमूल कांग्रेस का वोट एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट भी बीजेपी को जाएगा। तो बीजेपी को दो तरह से ये चांसेस है। शिखा जी, थोड़ा आप हमें समझाइए, आपको क्या लगता है कि जो नॉर्थ बंगाल में अगर मान भी लें कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और अपने पुराने परफॉर्मेंस को रिटेन करती है या उससे भी ज्यादा जंग महल के इलाके में भी थोड़ी सीटों में इजाफा करती है, आपको जो साउथ बंगाल और जो बीजेपी का टीएमसी का जो गढ़ है, वहां पर क्या क्रैक नजर आ रहा है? वुमेन वोटर में ठीक है, आरजीकर या दूसरे वुमेन सेफ्टी को इशू को लेकर एक नाराजगी हो सकती है, थोड़ी महिलाएं हो सकता है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ें, लेकिन क्या वो इतना बड़ा डेंट होगा कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाए? क्योंकि अगर एसआईआर को भी बहुत सारे जो पोलस्टर हैं वो कह रहे हैं कि एसआईआर में भी जो मार्जिनल सिटी है जहां विनिंग मार्जिन 5% से 10% का है, उन सीटों को अगर जोड़ भी लें, 30, 35, 40 सीटों को जोड़ भी लें, तब भी ममता बनर्जी 170-75 के आंकड़े पे आती है। बीजेपी कैसे वहां पे सत्ता तक पहुंचेगी, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, बीजेपी का मैंने लोगों से बातचीत करके हमने जो सुना है कि बीजेपी का हिसाब है कि महिला वोट घटेगी ममता से। मुस्लिम वोट तो खैर इलेक्शन कमीशन और एसआईआर प्रोसेस ने बहुत जगह इस तरह से काटा है कि वो एक वोट घटने का बहुत
उसको बिल्कुल सर्टन कर दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई गलती है, वहां पे वोट घटेगा, ममता बनर्जी का वोट घटेगा क्योंकि मुस्लिम वोट घटी है। लेकिन जो अजीब चीज है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, 3 जगह पे ये कांग्रेस का जो वोट है, ये उम्मीद है कि ममता बनर्जी का वोट कांग्रेस काटेगा क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस जीतने की उम्मीद है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो बीजेपी, इस तरह से अगर हम देखें तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस वोट काटेगी, सीपीएम वोट काटेगी, तो इसलिए ममता और एसआईआर के माध्यम से 57 लाख विमेन का नाम काट दिया गया है, साथ साथ मुसलमानों का नाम काट दिया गया है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब होते हुए उनको जीत मिलेगी। अब ये एक मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, लेकिन सेंटिमेंट भी तो इसमें काम करता है। तो सेंटिमेंट क्या है ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो है कि नॉर्थ बंगाल में 2 कम्युनिटी, एक ट्राइबल्स, दूसरा राजवंशी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। राजवंशी पहले वो बीजेपी के वोट बैंक थे पहले 2 इलेक्शंस में। इस बार ये राजवंशी, जैसे मथुआ बीजेपी और बीजेपी के एसआईआर के जरिए वो बहुत भड़के हुए हैं, इसी तरह से राजवंशी वोट भी भड़का हुआ है, क्योंकि राजवंशी भी मथुआ जैसे लोगों को जैसे वो भी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और उनका एक जो आइडेंटिटी है वो बंगाल में है, वो असम में है और बांग्लादेश में है। तो ये एक बिल्कुल जमीन के पास जाके अगर हम देखें तो जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, राजवंशियों का नाम काटा गया है, राजवंशी कम्युनिटी नाराज है। मालदा, मुर्शिदाबाद में लोगों का नाम, इस तरह के लोगों का नाम काटा गया है जो विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स हैं, यानी कि जिनका घर कागजात सब कुछ बह गया है बाढ़ में, और इससे वो अपना कागज नहीं जमा कर पा रहे। तो एक सेंटिमेंट तो काम ही कर रहा है। एसआईआर देखिए, इस इलेक्शन में एसआईआर और ये घुसपैठिया और ये जो लगातार होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि डिपोर्ट कर देंगे। अभी तक तो हमने आप लोगों को जांच करके आपको हमने चिन्हित कर लिया है, अब चिन्हित के बाद आपको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इसका एक असर सेंटिमेंट पे आता है। दूसरी तरफ क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी, ममता बनर्जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी इतना में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल पॉपुलैरिटी घटता दिखता नहीं है, ममता बनर्जी का भी पर्सनल पॉपुलैरिटी उस तरह से घटता दिखता नहीं है। लेकिन जो घटता है, जो दिखता है, वो है तृणमूल का जो अपील, यानी कि उनकी पार्टी की जो अपील है, क्योंकि वहां पे एक क्षमता का दुरुपयोग लोग देखते हैं और उसके खिलाफ बहुत नाराजगी है। ये नाराजगी, आपको क्या लगता है कि ये जो ममता बनर्जी के आसपास के जो लोग हैं जिनके खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि कई बार इस तरह के इलेक्शन भी हमने देखे हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक जब हारे तब भी उनकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट यानी कि आसमान में थी, और उनका वोट शेयर भी कम नहीं हुआ, तब भी नवीन पटनायक की पार्टी हार गई, क्योंकि उनके आसपास के लोगों के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से नवीन पटनायक की पार्टी हार गई। पश्चिम बंगाल क्या उस तरह का केस आपको लगता है? देखिए,
इसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं दो चीजों से। एक तो ममता बनर्जी आउट ऑफ 291 कैंडिडेट्स, उन्होंने 73 कैंडिडेट्स का नाम पलट दिया। पलट के वो यंगर न्यूअर लीडर्स को वो ले आई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं हुआ। जैसे पहले जमाने का जो पहले जनरेशन का जो लीडरशिप है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे फर्क है। एक आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी ने भी बहुत सारे लोगों का नाम पलट दिया है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं थे, वो अपने कार्डर्स नहीं थे। इस बार आप बीजेपी में देखिए डिफेक्शन का जो एक बाहर आया था 2020 से ले 19 के बाद से 2019 से और 2022 के बीच करीब 40 एमएलए तृणमूल के बीजेपी में जुड़ गए। करीब 100 से 120 या क्या इतना हुआ। मिडिल लेवल लीडरशिप, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लोग तो बीजेपी में जुड़ गए। तो ये जो एक अपने आप को एक बहुत अट्रैक्टिव पार्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास लोग नए लोग आ रहे हैं, लोग तृणमूल को छोड़ के भाग के हमारे पास आ रहे हैं, ये जो एक लोकल लेवल पे जो इसका जो इम्पैक्ट होता है इसको बीजेपी भी अवॉइड कर रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर एक आइडिया बन चुका है कि जो नए लोग तृणमूल से आए थे उनको ज्यादा भाव दिया जाता है, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से बीजेपी को हारते हुए देखते भी वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनको कम भाव मिलता है। तो एक तरह से दोनों पार्टीज में एक कोशिश हो रही है कि अपना इमेज अपने वो कोर वोटर्स के पास साफ सुथरा कैसे दिखे, कैसे अपील करें। यानी कि दो लड़ाइयां हो रही हैं। एक कोर वोटर्स का जो अटेंशन है वो अपने आप पे वो लॉयल्टी या सपोर्ट उनको मिलता जाए, ये। और दूसरा है कि जो वोटर्स पहले तृणमूल वोट करते थे या लेफ्ट या कांग्रेस में वोट देते थे, वो ताकि उनसे जुड़ जाए। दोनों पार्टी की ये कोशिश है, क्योंकि दोनों पार्टी को लगता है कहीं ना कहीं दोनों का अपील जो है इसको मजबूत करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कमजोर है, लेकिन और भी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार जो टक्कर है तृणमूल और बीजेपी के बीच ये बहुत ही टफ टक्कर है दोनों की तरफ से। बिल्कुल। तो हर एक चीज वो हम लोग नाप रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अपना आंकड़ा देख रहे हैं कि कहाँ ये जब फाइनली बैठता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइनली ये एक सेंटिमेंट काम करेगा, एक डिसीजन काम करेगा कि किस पे हम भरोसा ज्यादा रखें, बीजेपी पे भरोसा रखें या तृणमूल पे। यही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल चुनाव में फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो क्या सिर्फ अर्थमेटिक का चुनाव है या फिर भावनाओं इमोशन का चुनाव है। और ममता बनर्जी का जो इमोशन है, जिस तरह से सेंटर यानी कि दिल्ली बनाम कलकत्ता की लड़ाई है, किस तरह से जो दिल्ली की सत्ता है वो पश्चिम बंगाल को परेशान करना चाहती है, अपमानित करना चाहती है, ये जो सेंटीमेंट है, ये जो इमोशन है, क्या जनता तक उनके दिलों तक पहुंच पाएगा और जनता उन आवाज को सुनकर वोट करेगी, या फिर इस चुनाव का जो बड़ा डिस्ट्रप्टर है वो एसआईआर और सेंट्रल फोर्सेस यानी कि चुनाव आयोग जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव करा रहा है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रप्टर होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब नतीजों में निकलेगा और नतीजों तक ये बहस जारी रहेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशीष,
मिस्त्री साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदीप चट्टोपाध्याय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.